हेलो गुड इवनिंग। जो हम लोगों का एलआरएबी का मॉड्यूल डी का महा रिवीजन चल रहा था, काफ़ी हम आगे आ गए हैं। और अब इस रिवीजन में दो चार क्लासों में शायद हो सकता है कि पूरा हमारा मॉड्यूल डी हो जाएगा। उसके बाद हम मॉड्यूल सी को लेंगे। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि बी और ए के अगर कुछ टॉपिक्स हैं तो अगर आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि समय की वो देखते हुए हमारे पास जितना समय है उसको हम उसी तरह से कवर कर रहे हैं। और हम लोग लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था। कंपनी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टा वायरस, जो 59 यूनिट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिट नंबर आगे पीछे हो सकता है बुक्स में, क्योंकि न्यू बुक पुरानी बुक, लेकिन आप उस टॉपिक को देखिए जो टॉपिक हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो कंपनी के बारे में, पार्टनरशिप फर्म के बारे में, और उसके साथ साथ कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की लायबिलिटी, ये सारे फैक्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल क्लॉज की जो आपके एग्जाम में रखा हुआ है। और मैं बता रहा हूँ कि ये जो 3 पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने इन तीनों पॉइंटों को ढंग से समझा तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, प्लस आपकी सोचने समझने की शक्ति और एनालिसिस करने की पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था कि लॉ में ना कुछ डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जिसको किसी ने पूछा था कि डॉक्ट्रिन्स क्या होते हैं, तो मैं बताता हूँ डॉक्ट्रिन्स एक तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कि वो हमेशा अप्लाई किए जाते हैं। तो अभी हम अगर बात करें तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, ये 3 चीज हो गई। और अगर मैं फिर रिवाइज करूं कि कुछ डॉक्ट्रिन्स हमने पहले पढ़े हैं, कोई जरा बताएंगे कि डॉक्ट्रिन्स कौन कौन से पहले पढ़ लिए हैं हमने? बोलिए। सर डॉक्ट्रिन्स मतलब? डॉक्ट्रिन्स मतलब प्रिंसिपल। मतलब अच्छा। जब भी लॉ की बात होती है ना, लॉ के कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं कुछ। तो ओके। उन ये प्रिंसिपल्स तो कैवेट को जहां एम्पावर पर, कैवेट हाँ एम्पावर हाँ बायस अभी बिहेवियर। ठीक है, पहले इनका आंसर दे दूंगा। डॉक्ट्रिन्स का मतलब ऐसे कुछ रूल्स जो लॉ ने तो लिखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सामान्य बातें जो लॉ से पहले ही स्टेब्लिश्ड है। जैसे अभी इन्होंने बताया कोविएट एम्पटर। ठीक है, इसका मतलब बायर्स बीवेयर, खरीदार सावधान। ठीक है, ये पढ़ा था। एक मैंने बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन ये कहता है कि आप जिस तरह से अपना एनपीए वसूल करना चाहें उस तरह से करिए। जो भी लॉ बने हुए हैं उन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ को आप अडेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सरफेसी से करें या डीआरटी से करें या सिविल कोर्ट से करें या लोक अदालत से करें। आपका उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आता है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डॉक्ट्रिन्स ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ कोविड टेम्पटर, और ये जो अल्ट्रा वायरस है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस है और इंडोर मैनेजमेंट, 3 डॉक्ट्रिन और हो गए। तो कुल मिला के मैंने बोला 2 मार्क्स मीन्स 2 मार्क्स। ठीक है, और ये वो बुक्स में छुपी हुई वो चीजें हैं जो आपको सामान्यतः से समझ में नहीं आती जब आप अपने आप पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अल्ट्रा वायरस देखो, एक होता इंट्रा वायरस और एक होता अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब एक तरह से मान लिया कि वॉइड, या जो बन ही नहीं सकता। अल्ट्रा वायरस का मतलब ऐसा कोई कानून जो बन ही नहीं सकता और बना दिया। अब सरकार का मन आए वो आज से कहने लग जाए कि भैया जो है कल से सरकारी कर्मचारी 18 घंटे काम करेंगे, उन्होंने संसद में पास कर दिया। तो लेकिन इसको चैलेंज किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया ये कानून अल्ट्रा वायरस है। यानी कानून बनाने की पावर किसको है? संसद को है। उस कानून को परखने की, जस्टिफाइड एंगल से देखने की, एनालिसिस करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो यह बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ।
फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का। इट स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द, मीन्स उसमें वही काम कर सकते हैं जैसा कि एक्ट में परमिट किया हुआ। यानी अगर आपने कोई ऐसा उद्देश्य, ऐसा कोई पर्पज अपने एमओए में लिख दिया ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने लिखा कि हमारी कंपनी जो है हमारे देश में नौजवानों को भटकाएगी, हमारी कंपनी देश में नौजवानों को शराब की लत लगाएगी, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन तो लिख दिया उसने, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फंडामेंटल रूल में। ठीक है। व्हेन ए कंपनी एक्सरसाइज इट पावर्स टू प्रमोट or realize any of the objective stated in the MOA, it is intravirus, means अगर उसने बोला हुआ कि जो उसकी पावर में है, ठीक है, वो हुआ। however any other act of the company which is outside the scope of the objects clause of memorandum is known as ultra, means पहली बात उसने बोला कि आपको ऐसा कोई काम बनाना ही नहीं है, जो हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रखेंगे ही नहीं, और जो आप रखते हैं उनको इंट्रावायरस बोलते हैं अगर वो एज ए लॉ एक्सेप्टेबल है। और आपने कोई ऐसा काम कर दिया, आपने बोला एनी अदर एक्ट ऑफ द कंपनी विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, तो उसको आप मान लेंगे अल्ट्रा वायरस, मीन्स वो आपकी पावर में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। द कंपनी कैन नॉट स्यू ऑन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, उसने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम कर दिया जो उसको नहीं करना था, तो उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकती। फर्दर इट कैन नॉट बी स्यूड टू if the company borrow money in ultra virus transaction to repay legal loan, then a lender is entitled to recover his loan from the company, means उसने बोला किसी वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स के लिए उसने बोला द कंपनी बोरो मनी इन एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, किसी ऐसे काम के लिए ऐसे उससे बोरो कर लेती है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर लेती है, टू रिपे लीगल लोन, then the lender is entitled to recover his loan from the company, तो वो कंपनी से अपना लोन रिकवर कर लेगा। ठीक है। द रूल ऑफ द लॉ ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज बीन क्लियरली एंड एम्पैथेटिकली लेड डाउन बाय हाउस ऑफ लॉर्ड, और कौन सा, असबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी वर्सेस। तो इसमें क्या हुआ था, उसको रेलवे के कुछ पार्ट्स बनाने की परमिशन थी, उसने कोई ऐसा काम ले लिया जो रेलवे के पार्ट से कुछ अलावा था। ठीक है, तो उसमें इस कानून को जो है वो किया गया, रेलवे का मामला था ये। ठीक है सर। हेलो। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। एक बार और समझाइए ना, मैं सुन नहीं पाई थी अल्ट्रा वायरस वाला। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये है, एक मिनट रुकिएगा जरा, चिप बदलो उसमें। हाँ, अल्ट्रा वायरस का मतलब ये है कि कोई ऐसा काम जो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज से बाहर करते हैं, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्लास जो क्लॉज बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम आईटी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, और आपने क्या करा, आईटी प्रोडक्ट ना करके कुछ और डेवलप करने लग गए अपनी कंपनी में।
अपने एमओ में वो चीज नहीं लिखी, एमओए में। ठीक है, तो ऐसा कोई भी काम जो आप अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर करते हैं उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। ठीक है, और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रा वायरस। ठीक है, जो आप अपने ऑब्जेक्टिव क्लास, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव क्लास होता है, क्लॉज होता है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं उसको इंट्रा वायरस बोलते हैं। ठीक है, और जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। ठीक है, मीन्स जो आपको पहले से पर्पज बनाया हुआ है उस पर्पज से अलावा कोई काम करेंगे तो उसको अल्ट्रा वायरस घोषित किया जा सकता है। और उस मामले में हेलो हेलो उस मामले में आपको कोर्ट में बेनिफिट, कोर्ट में कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। बोलिए, क्लियर यस हुआ? सर। यस सर, मतलब कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट अगर जा रहे हैं तो अल्ट्रा वायरस, हाँ, और और अगर अकॉर्डिंग वैसे ही कर रहे हैं तो टू इंट्रा आर्टिकल वायरस। तो इंट्रा वायरस। ठीक सर। ठीक है, ओके सर। इसमें डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 9483। ठीक है, तो इस कंपनी का एग्जांपल है रेलवे का। इसमें क्या बोला है उसने, तो इसने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव था मैन्युफैक्चर एंड सेल रेलवे कैरियज। ठीक है, और टू एक्ट एज मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। अब डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या करा, विद रिच टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। मीन्स उसने बैंक से यह कह करके लोन ले लिया कि हम रेलवे लाइन बेल्जियम में बिछाएंगे। जबकि उसका काम क्या था, उसका काम था रेलवे कैरियज को बनाना और बेचना। अभी बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। तो उसने काम अल्ट्रा वायरस किया या नहीं किया, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। इट वाज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो बैंक कहेगा भैया तुम बेल्जियम वेल्जियम छोड़ो, मेरे से जो तुमने $5 लाख लिया था वापस कर दो तुम। पढ़ेंगे। समझ में आई बात? पेपर है ना इतवार को, पेपर है ना इतवार को। पेपर तो तब होगा जब आप बात करना बंद करेंगे। द सर हाउस ऑफ लॉर्ड लास्ट हेल्ड एग्जाम दैट। में ऐश्वर्य रेलवे वाला लास्ट एग्जाम में आया था कि इंट्रा वायरल का है या अल्ट्रा वायरस का है मैंने बोला एग्जाम। ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये किसी भी जनरल क्लासों में इनका डिस्कशन नहीं के बराबर होता है। ठीक है, हाउस ऑफ द लॉर्ड्स हेल्ड दैट contract was ultra virus, therefore null and void. ठीक है, it was laid down the company came into existence for the achievement of the objective clause. This objective affirmatively state that the activity that company can undertake and it state negatively that nothing shall be done beyond the ambit of the objective. अपने ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं जा सकती जिसके लिए कंपनी स्टेब्लिश हुई है। ठीक है, ठीक। If it is not so interpreted, then it would authorize and making contract of every nature and description. Hence, it was entirely beyond the power of the company to enter into contract. उसका जो काम था उससे बाहर चली गई वो। ठीक है, चलो, इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, क्या इफेक्ट होते हैं? ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कई बार किया है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? शुरू से ही गलत। शुरू से ही गलत या स्वतः निरस्त। वो बना हुआ है, बना हुआ भी खराब है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी इंट्रा वायरस बाय रीजन ऑफ रेटिव। मीन्स उसको बाद में नहीं सुधारा जा सकता। मीन्स कहने का मतलब यह है, कोई भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन आपने कर दिया तो वो ट्रांजेक्शन, फोन कर देना उसको, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपने अपने एमओए से बाहर ऑब्जेक्टिव में कर दिया तो उसको बाद में ये नहीं कह सकते कि आप एमओए को क्या कर लो, बदल लो। क्योंकि एमओए को बदलोगे तो किसको बताना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। नहीं नहीं,
शेयर होल्डर्स और बोर्ड का मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। और एनसीएलटी आरओसी को और आरओसी को बताना पड़ेगा हमारा एमओए अब ये ऐसा हो गया है, ठीक है। और ये वर्ड भी कई बार आया, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन माने होता है कि आफ्टर कंफर्मेशन। क्या होता है? आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है। मीन्स उसके बाद पहले आप कोई काम कर लें और बाद में सबसे कहें भाई इसको बोल दो कि हाँ ये ठीक काम हुआ है, तो उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। कैन नॉट बिकम इंटरवाइज्ड बाय रीजन ऑफ द रेटिफिकेशन। नो कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट सच ए कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कोई भी कंपनी को लायबल नहीं माना जाएगा। If lending done by a company is ultra virus, then company is entitled to recover the money from the debtors. Means अगर उसने किसी से भी पैसा लिया हुआ है, किसी को पैसा दिया हुआ है, तो पैसा उसको वापस हो जाएगा। बिकॉज द डेटर कैन नॉट से दैट कंपनी हैड नो पावर टू लेंड। अब इसको सुनिएगा, मीन्स इसको एग्जाम्पल को सुनिएगा जरा। एक बैंक है, बैंक ने एबीसी कंपनी को $5 लाख लोन दे दिया, और जब लोन दिया तो उसको कौन से पर्पज के लिए दे दिया? अल्ट्रा वायरस पर्पज के लिए लोन दे दिया। अब रिकवरी की बात आई और कंपनी बैंक को पता लग गया कि इसको जो लोन दिया वो कौन से पर्पज के लिए दिया हमने, अल्ट्रा वायरस पर्पज के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो लोन मांगेगी अपना। तो एबीसी कंपनी ये नहीं कहेगी कि अब तो आपने लोन दे दिया और हमने पैसा कहीं लगा दिया और आपको देखना चाहिए था कि ये काम हमारे मतलब उसमें था या नहीं था। बैंक को हर हालत में पैसा वापस लेने का अधिकार है। इफ द रेंडरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस बाय द कंपनी इज अल्ट्रा वायरस, द कंपनी इज एंटाइटल टू रिकवर द चार्जेस फॉर सच सर्विसेज, ठीक है। और उसकी कोई भी खर्चे भी लेने के जिम्मेदार है। If the property of the company is delivered to an outsider through an ultra virus act, कंपनी कैन, कंपनी ने कुछ, ये जो पूरा एग्जांपल दिया एक्चुअली बैंक को ना ध्यान में रख के उस कंपनी को ध्यान में रख दिया। ये बैंक को ध्यान में रख के किसको रख के दिया हुआ है? एक कंपनी वर्सेस दूसरी कंपनी, ठीक है। तो इसने लास्ट में भी बोला हुआ है कि अगर आपने, कंपनी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे को डिलीवर कर दी किसी अल्ट्रा वायरस रीजन से, इफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज डिलीवर्ड टू एन आउटसाइडर थ्रू एन अल्ट्रा वायरस एक्ट, कंपनी कैन गेट बैक द प्रॉपर्टी इन सच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रेस्ड। मतलब उस प्रॉपर्टी को वापस लेने का अधिकार है। मतलब दूसरी कंपनी ये नहीं कह सकती भैया अब तो दे दी तो दे दी। अगर कंपनी कहेगी ये हमने अल्ट्रा वायरस आपको गलती से ट्रांसफर कर दी है तो आपको वापस देनी पड़ेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इफ कंपनीज मनी हैज बीन स्पेंट अल्ट्रा वायरस, कंपनी ने अपना पैसा बाहर किसी उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया, और किस उद्देश्य के लिए? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू द ओनरशिप ऑफ सच ए प्रॉपर्टी बिकॉज दैट एसेट थ्रू रॉन्गली एक्वायर्ड रिप्रेजेंट्स द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मीन्स अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के अलावा अपने किसी प्रॉपर्टी को कहीं ट्रांसफर कर दे, उस कंडीशन में वो उस कंपनी उस प्रॉपर्टी को वापस लेने की हकदार है। वो बंदा ये नहीं कह सकता कि भैया अब तो दे दी, हमें नहीं पता तुम्हारा अल्ट्रा वायरस था या इंट्रा वायरस था। तो अल्ट्रा वायरस के ट्रांजैक्शन जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये मतलब है अगर क्रक्स की बात करें। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, इफ ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी मेक्स एन अल्ट्रा वायरस पेमेंट, गलती से पेमेंट कर दिया, he is personally liable to the company and he can be compelled to refund the money। अब यहां पर क्या है? डायरेक्टर ऐसा काम कर दे, अगर डायरेक्टर ऐसा काम कर दे, अल्ट्रा वायरस पेमेंट कर दे जो नहीं करना था, तो किससे रिकवर किया जाएगा? डायरेक्टर से, क्योंकि उसको सब पता रहता है। इन द केस ऑफ द डेलिबरेट मिस एप्लीकेशन क्रिमिनल एक्शन कैन बी, और ये जानबूझ के किया हुआ है तो आप फ्रॉड का एक्शन ले सकते हैं,
किसके लिए बोल रहा है? डायरेक्टर के लिए। ब्रीच ऑफ अथॉरिटी, डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, हेंस दे मस्ट एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ पावर ऑफ द, क्योंकि उसको भाई डायरेक्टर अगर ये कहेगा साहब मैंने पढ़ा नहीं तो नहीं चलेगा। इफ दे इंड्यूस, चाहे वो इनोसेंटली कर दें, एन आउटसाइडर टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी इन ए मैटर इन विच कंपनी डज नॉट हैव पावर टू एक्ट, दे विल बी पर्सनली लाइबल। ये जितने पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ अल्ट्रा वायरस के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये उन क्वेश्चनों में से है जिसमें जिसने नहीं पढ़ा है वो कितना ही दिमाग लगा ले, अल्ट्रा वायरस को ढंग से पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है। टू सच एन आउटसाइडर फॉर हिज लॉस मीन्स उसको पर्सनली लाइबल करेंगे। किसको? डायरेक्टर को। डायरेक्टर के लिए कोई भी माफी इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये वाला मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये सेंटेंस मैंने क्यों बोला? कंस्ट्रक्टिव सर पहले भी आपने पढ़ रखा है। है? कंस्ट्रक्टिव का पहले भी जिक्र हुआ है। हम्म। और एक बात के लिए और बोला कि ये जब मैं लाइन बोलता हूं ना तो आप थोड़ा सा सुनने लग जाते, अरे क्या क्या कुछ नया आ गया क्या, अटेंशन के लिए। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोला था हमने। ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कौन से केस में होती है? प्लेज के केस में। प्लेज के केस में, जहां पर आपको वेयर हाउस रिसीट प्लेज करी जाती है। मीन्स वहां पर सामान नहीं रखा है, रसीद रख के ही आप खुश हो जाते हैं कि मैंने सामान रख लिया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है। मतलब एक ओरिजिनल जैसा ना होके वैसा ही जैसा होना। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ गया किस चीज का? एमओए का, एओए का। ठीक है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ एमओए और एओए। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब बिना किसी को नोटिस दिए हुए सबको नोटिस दे दिया। क्यों? कोई लॉजिक बताएगा इसका? लगाओ, दिमाग लगाओ। सर एओएम और एओएफ में जो भी डिटेल दी रहती है वो मान लिया जाता है कि सभी शेयर होल्डर को पता है। केवल शेयर होल्डर को नहीं, दुनिया में जितने लोग हैं। क्यों? अच्छा। क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, वो आरओसी के पास होती हैं। अगर आपको कोई डाउट है किसी कंपनी पे तो आप क्या करें, पहले उसका एमओए रीड कर लें। ठीक है। कि जो अल्ट्रा वायरस वाली बात नहीं आ रही थी, वो भी इस पे थोड़ा लागू होती कि भाई आपकी जिम में, जैसे वो वहां पे बात हुई थी कि भैया खरीदार सावधान। ठीक है। तो ऐसी कंपनी से जो भी डील कर रहा है वो सावधान रहे। ठीक है। कंपनी से जो भी डील कर रहा है वो सावधान रहे। ठीक है। तो ठीक बताया आपने, थोड़ा सा उसको मैं और एलिब्रेट करता हूँ। तो यहाँ पर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं इस बात को। तो ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन of the company are registered with the ROC at the time of incorporation। ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा आता है कि किस कंडीशन पे आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है किस कंडीशन में मस्ट होता है? सॉरी, एमओए, एमओए, सॉरी, एमओए किस कंडीशन में मस्ट होता है? कौन सी कंपनियों के लिए मस्ट होता है? रजिस्टर्ड कंपनी। नहीं नहीं, प्राइवेट कंपनी। इसमें ये कह सकते हैं, इसको क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ रहा हूं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, उसके लिए एमओए कंपलसरी
नहीं होता, क्योंकि उसमें एमओए की डिटेल कहाँ मिल जाती है हमको? एक्ट में। ठीक है। As the office of the registrar office is a public office, the memorandum association article association become public document. Hence, the act expressly guarantee the right of inspection of these document to all. It is therefore the duty of every person who deals with the company to inspect the public document. वो जो डील कर रहा है उसको जो है जिम्मेदारी है कि भैया वो देख ले. Make sure that in his contract accordance with the provision. However, whether a person has actually read them or not, he shall be the same position as if had. Means उसने कहा कि a person has actually read them or not, वो दोनों एक ही बात है. ठीक है, दोनों को क्या मान लेना जाएगा कि भैया पढ़ लिया. ठीक है, इसको कुछ ऐसे भी समझ लो कि आप बस में बैठे, ठीक है, तो बस में बैठे, बस ने किराया मांगा और वो किराया जो है आपको देना होगा, क्योंकि आपको पता है, आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि बस में बैठोगे तो किराया इतना लगेगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का. ठीक है. इन अदर वर्ड, he will be presumed to have knowledge of the content of these documents and have understood them according to their proper meaning. This kind of presumed notice is known as constructive notice. कोई डाउट है इसमें? और इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं. ठीक है. चलो, अब यहाँ पे उसी चीज को, उसका इफेक्ट क्या होता है, तो उसने बोला वो फॉलोइंग प्रैक्टिकल इफेक्ट होते हैं. तो ने he who deals with the company is deemed to have notice of the public document. उसने एक्चुअली सीन कर लिया. Another fact that a person dealing with the company is not only deemed to have notice, but is also presumed to have read those documents, to have understood not only the company's powers but also its officer. मतलब कंपनी की पावर, उसके ऑफिसर, सबको उसने समझ. कहा है भारती? भारती, भारती, ओ भारती, गुनगुन पानी ले मेरी जान. ऑनलाइन पढ़ाई में चलो सब लोग ध्यान से पढ़े भाई. चलो आगे देखो, यहां पर क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज ऑफ ए नेगेटिव नेचर. तो यहां पर एक बात आई कि कई सारे कानून पॉजिटिव नेचर के ना होके नेगेटिव नेचर के होते हैं. इन द सेंस ऑफ स्टॉप ए पर्सन, दूसरे आदमी को आर्ग्यू करने से रोकते हैं. दैट ही हैड नो डाउट, कि भैया जैसे उसने कहा साहब मैंने तो पढ़ा ही नहीं, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं कहने की है, तो मीन्स उसको रोक रहे हैं, तो नेगेटिव नेचर का वो है. ठीक है. In companies, in company law, the doctrine constructive notice is a doctrine where all persons dealing with a company are deemed to have knowledge of the company. आर्टिकल ये वही बात बार बार दोहरा रहा. ठीक है. चलो अब आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. मैं बता रहा हूँ ये लास्ट अकेली लाइन में क्लास. इसी में लास्ट लाइन वाला वो एक्सेप्शन क्या है? ये The doctrine of indoor management is an exception to this rule. अच्छा, जो नीचे अभी आ रहा है ना, नहीं यही ये वाले हाँ ये अब आ रहा है ना नीचे. अच्छा, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वो जो है
एक्सेप्शन टू दिस रूल है, नीचे आ रहा भी, देखो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सीक्स टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर, whereas doctrine of indoor management seeks to protect outsider against the company। समझ लो इस बात को बहुत ध्यान से। जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? कंपनी को। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको कर रहा है? आउटसाइडर को। मींस प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बाहर वाला ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे तो मालूम था, मैंने गलती से इनके साथ डीलिंग कर ली। और इस वाले में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में कंपनी के किसी भी काम को जो बाहर वाला है, मतलब बाहर वाला कंपनी के किसी भी काम से प्रोटेक्ट हो सकता है। अब देखो क्या है, a person who deals with the company is deemed to have read, understood the registered public document, ठीक है, to see that his contract with the company is not consistent with them। तो ये तो बात हो गई कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। बट he is not bound to inquire into the regularity of the company's internal functioning or the internal management of the company। मीन्स अगर उसने पढ़ तो लिया साहब कि इनका ऑफिस ये होगा, इनका ऑब्जेक्टिव ये होगा और इस तरह से काम करेंगे, सब कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ठीक है, वो दिखावटी तो वैसे ही कर रहे हैं लेकिन रियल में नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोलता है? हेंस इफ हिज कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्टेंट विद द पब्लिक डॉक्यूमेंट द कंपनी इज बाउंड। मीन्स अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के कागजों के अकॉर्डिंग है तो कंपनी क्या होगी? बाउंड होगी। तो यहां ये बोल रहा है कि कंपनी बाउंड कर रहा है और इस वाले में आउटसाइडर को बाउंड कर रहा है। He will not be affected by the any irregularity in the means। अगर आपका काम है डिपॉजिट लेना, आपने डिपॉजिट ले लिया, कल को पता लगा कि आपने जिसको डिपॉजिट दिया था वो डिपॉजिट उसने ले करके कंपनी में दे दिया, लेकिन वो आदमी सही नहीं था, तो आप ये नहीं कहोगे कि साहब मेरा पैसा वापस कर दो, वो आदमी के बारे में हमको जानकारी नहीं थी। या अभी और आगे देखते हैं, कोई अच्छा एग्जांपल दूंगा, ये सही नहीं हुआ। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंसेप्ट। तो ऊपर जो उसने बोला था कि किस मामले में आदमी कंपनी को लपेट सकता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कौन बचता है बताओ तो आप? कंपनी कंपनी बचती है। और इंडोर मैनेजमेंट में कौन बचता है? आउटसाइडर आउटसाइडर बचता है। और ऐसे बचता है कि कंपनी के अंदर जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसकी जानकारी उसको नहीं है। देयरफॉर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडिंग डीलिंग विद द कंपनी, whereas company doctrine constructive the protect the insider of a company of corporation against the dealing with the outside। तो इंडोर मैनेजमेंट का एक रॉयल ब्रिटिश बैंक का एक केस है। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी borrowed a sum of money and issue a bond to him, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है। आउटसाइडर का मीनिंग नहीं आया समझ सर में। आउटसाइडर और इंडोर वाला एक बार फिर से समझा दीजिए ना। आउटसाइडर का मतलब कंपनी से बाहर का कोई भी आदमी। नहीं नहीं, ये फर्स्ट वो लाइन है ना सब, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर वाला, वो फिर से समझा दीजिए ना। ये शुरू की 2 लाइनें। हाँ बस। देखो इसमें ऐसा है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ है, वहां से कह रही है मैडम। हाँ बता हाँ रही मैंने। राइट। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा,
वो किसको फायदा देती है? कंपनी को फायदा देती है। कोई आदमी कल को ये ना कह दे कि साहब आप हमें आपके ऑब्जेक्टिव मालूम नहीं थे, इसलिए हमने गलती से ऐसा काम कर लिया और अब आप हमको पैसा वापस कर दो। तो कंपनी कहेगी कि ये बात आपको पहले से मालूम होनी चाहिए थी। जैसे सिंपल मैं बताऊं, वो कोई भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जब वो क्रेडिट कार्ड वाले खर्चा काट लेते हैं तो आप कहते हो साहब हमें तो बताया नहीं, तो वो क्या कहते हैं जरा बताओ तो? वो कहेंगे बताया तो था। फॉर्म नहीं, में बताया तो था मेंशन नहीं कहेंगे। फॉर्म में सब मेंशन था। कहते हैं सब था, तो टर्म्स कंडीशन सब लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। कभी आपने आईसीसी बैंक की क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन का फॉन्ट साइज देखा है? सर क्रेडिट कार्ड का सभी बैंकों का ऐसा ही है, बहुत छोटा साइज होता है फोन। मेरे ख्याल से 4 का साइज होता है। आमतौर पर टाइपिंग हम 10-11 पे करते हैं। और हमारी रेगुलेटरी इन चीजों पे ऑब्जेक्शन नहीं करती। उनको कहना चाहिए कि भैया कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो, उसका साइज इतने फॉन्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कोका कोला होता है, उसमें लिखता है कंटेन्स कैफीन। ठीक है। 10 बाई 20 फीट का बोर्ड लगा होता है। थम्स अप का एडवर्टीजमेंट है, सलमान खान साहब ऐड करते हैं, उसमें नीचे छोटा सा लिखा होता है कंटेन्स कैफीन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर। तो लेकिन यहां पर वो कहता भैया मैंने 10 नंबर फॉन्ट साइज पे कहा जमा किया हुआ अपना एमओए? आरओसी में। आरओसी में। वहां जाके देख लो। तो पहला वाला जो पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला, वो कंपनी को बचत करता है किसी बाहर वाले से। बाहर वाला जब केस करता है ना, तो बाहर वाले के केस का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडोर मैनेजमेंट में बाहर वाले को प्रोटेक्ट करता है अंदर की गड़बड़ से। अंदर कोई गड़बड़ है, इरेगुलरिटी, अगर सब कुछ ठीक है तो कोई बात ही नहीं है भाई। ये जो इंडोर मैनेजमेंट का रूल आया, अंदर कोई गड़बड़ होगी तभी तो। ये लिखा हुआ है अफेक्टेड बाय एनी इरेगुलरिटी इन द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यहां पर प्रोटेक्ट होता है आउटसाइडर, यानी जिसने उस कंपनी के साथ डीलिंग करी है। इस एग्जांपल को देखिए, शायद समझ में आ जाएगा आपको। आ गया डायरेक्टर ऑफ द कंपनी borrowed a sum of money and issue a bond. Article association of the company provided the director might borrow on bonds such sums as may be in the form time to time expressly authorized by the resolution of the shareholder. Shareholder claimed that there had been no such resolution. Shareholder ने कहा कि साहब इनका तो कोई रिजोल्यूशन नहीं था, और फिर भी इन्होंने क्या करा, बॉन्ड इशू कर दिए। The company, however, was held bound by the loan because had the right to assume that the necessary resolution must have been passed. Means अगर कोई भी कंपनी बाहर से पैसा ले रही है तो उसको क्या पास करना पड़ता है? रिजोल्यूशन टू बी पास। ये मतलब एक ऐसा रूल है कि आपको करना ही करना है, ये रिजोल्यूशन पास करना है ही। तो जिसने पैसा लगाया था उसने इस चीज को चेक नहीं किया, उसने इस चीज को चेक नहीं किया और उसने पैसा लगा दिया। बाद में पता लगा कि उसने तो साहब कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं किया था। तो अब आपको यह आंसर करना है मुझको, इसमें किसको रिलीफ मिलेगा? शेयर होल्डर को। बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि उसने रिजोल्यूशन पास नहीं किया। यहां शेयर होल्डर की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रिजोल्यूशन पास करना एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। नहीं होता है। सिर्फ उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी में बोरो। ठीक है, अगर इसी केस में वो कहता कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नो पावर थी, तब 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 उसको- कब जाते हैं? तब तब जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलता। पार्टी परेशान हो सकती थी। ठीक है, और उसमें भी एक चीज और है कि कंपनी क्या हो जाती, भाग जाती। कंपनी क्या हो जाती, भाग जाती, क्लोज हो जाती, लिक्विडेट हो जाती, तब फंसता। और कंपनी अगर चल रही है तो शायद कंपनी पैसा वापस कर देती है। चलो, एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग। क्या कौन कौन से, अब देखना कौन कौन सी चीजों को वो कहता है नॉलेज ऑफ इंटरनल रेगुलेटरी, मीन्स उसको इस बात की जानकारी थी कि रिजोल्यूशन पास नहीं है, जानकारी थी और फिर भी पैसा लगाया। तो क्या बोलता है, अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज एक्चुअल नॉलेज ऑफ इर्रेगुलर ऑफ द कंपनी, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम प्रोटेक्शन। अगर वो कंपनी ये साबित कर दे कि नहीं जी, इसने हमारे रिजोल्यूशन रजिस्टर को स्क्रूटनी किया था और उसमें कोई ऐसा प्रपोजल नहीं था, तो इसलिए उसको प्रपोजल को हम बेनिफिट नहीं देंगे। Acts outside apparent authority of the officer. Finally, if an officer of the company makes a contract with an outsider, if the act of the officer falls outside the apparent authority of an, means अगर उसने एक पर्सनल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं था, उसने बोला हुआ एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी ऑफ एन, मीन्स एक फील्ड ऑफिसर की अथॉरिटी, फील्ड ऑफिसर की अथॉरिटी उसको लोन की सब्सिडी सैंक्शन करना नहीं थी और उसने सैंक्शन कर दी, तो इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। देन द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द सच कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स एस कंपनी का कोई भी रोल इसमें नहीं था। उस आदमी ने जो किया, उस ऑफिसर ने जो किया, वो ऑफिसर को ये काम करने का पावर नहीं था और वो आउटसाइड अथॉरिटी थी। आउटसाइड अथॉरिटी के लिए कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इन तीन चीजों से कम 2-3 मार्क्स आएंगे। सॉलिड वाला क्वेश्चन आएगा तो जरूर उसको करना। और आप लोग एग्जाम में एक चीज का ध्यान रखा करो कि कभी भी टाइम का मिसमैनेजमेंट मत किया करो। कोई भी लास्ट के 10 क्वेश्चन ऐसे ना करके आया करो कि साहब समय नहीं मिला तो बस मैं टिक लगाया है, क्योंकि वही आपके मार्क्स 1-2 मार्क्स से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलो अगला यूनिट लेते हैं हम लोग। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यूनिट 60 है आपके बुक में। The word member and shareholder have used interchangeability of the Company Act. Generally speaking, except for a few cases, they are synonyms. In the case of companies having no share capital,
देयर आर मेंबर्स बट नॉट शेयर, मींस शेयर होल्डर ही मेंबर होता है, ठीक है, और नॉन नॉन शेयर होल्डर भी मेंबर हो सकता है। मींस मेंबर सब कोई है, ठीक है। इसने बोला कि जिसके पास शेयर कैपिटल है या जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है क्या? स्क्रीन शेयर हो गई आपका, देखो जरा ध्यान हो से, गई, ठीक और ठीक एक है, हो गई। अब ओके। ठीक है। तो यहां पर बोला हुआ है इन केस ऑफ कंपनीज हैविंग नो शेयर कैपिटल, क्योंकि जिसकी शेयर कैपिटल है ही नहीं वहां पर भी मेंबर हो सकते हैं, और जिसकी शेयर कैपिटल है तो वो डेफिनेटली मेंबर है, डेफिनेटली मेंबर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। चलो आगे रहिए। हु इज ए मेंबर ऑफ, मेंबर कौन होता है? तो उसने बोला सब्सक्राइबर ऑफ द एमओए, जिसने एमओए का सब्सक्राइब किया हुआ, साइन किया हुआ है, ठीक है। हु शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कंपनी, जब भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, और रजिस्टर में उसका नाम लिखा जाता है। एवरी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम मेंबर, ठीक है, मतलब उसने कहा कि साहब मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनने को तैयार हूं, चाहे उसने एमओए को एग्री किया या नहीं किया, तो भी मेंबर है। एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर, कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास उस कंपनी के शेयर हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर है। नेम इज एंटर्ड द बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट। और देखो नॉर्मल मेंबर का नाम कहाँ लिखा होता है? रजिस्टर जो होता है उसमें, और अदरवाइज जो भी शेयर खरीद ले तो उसका रिकॉर्ड कहाँ होता है? डिपॉजिटरी में होता है, तो वो भी उसका मेंबर हो जाता है। कैसे हम मेंबर बन सकते हैं? वही चीज बता रखी उसने। उसने कहा या तो हम एमओए में क्या कर लें, साइन कर लें। It may be noted that subscriber of the MOA is deemed to have agreed to become a member. Neither application nor allotment of share. तो इसने बोला MOA में जो सीधे साइन करते हैं तो वो तो मेंबर हो गए। मेंबरशिप बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब कई बार क्या होता है कि मेंबरशिप दी जाती है कई बार किसी मामलों में शेयर दे करके, तो शेयर दे दिया तो ऑटोमेटिकली वो the term allotment means an appropriation of by director of shares to the particular, कि जो शेयर का डायरेक्टर है वो उनको एक तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो भैया एक ने खरीदे और उसने क्या करा, ओपन मार्केट से खरीद लिए, और अप्लाई टू कंपनी रजिस्टर हिम एज मेंबर, तो अप्लाई करे और खरीदने के बाद अप्लाई कर दिया। तो यहां पर दो बातें आई, किसने आया, बाइज एंड अप्लाइज। दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, किसी मेंबर की डेथ पर इफ द मेंबर हैड नॉट मेड नॉमिनेशन ऑफ द शेयर देन सर्वाइवर जॉइंट होल्डर इफ एनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैव द राइट टू रजिस्टर देमसेल्फ। तो इसी के शेयर की जो ट्रांसमिशन होती है डेथ होने पर, तो वो भी अप्लाई कर सकता है अपने एज ए मेंबर की तरह, ठीक है, उसको अपने आप को पावर है। मेंबर बाय एक्विजिशंस, a person is deemed to become a member of the company if he allow his name to be put on the members, otherwise hold himself out of the member even if there is no agreement to become a member। तो उसने बोला कि वो एग्री करता है कि भैया मेरा नाम, उसने कहा if he allow his name to be put means एक चिट्ठी आई, चिट्ठी में मतलब भी आपका नाम मेंबर में डाल रहे हैं, तो उसने एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है यस, तो भी वो क्या होगा, मेंबर माना जाएगा। जॉइंट मेंबरशिप, when two or more person hold the shares of the company in their joint name, तो जॉइंट मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। in such a case the name of the member appearing first is considered to be the main member for the purpose of sending notices, dividend, however they are all shall be, मतलब बाकी जो होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट सुन लो, अगर member appearing first is considered to be the main member for the purpose of sending notice means
जब भी चिट्ठी भेजी जाएगी तो पहले वाले को भेजी जा सकती है, ठीक है। और however they all shall be treated as single member। इसमें क्या कहना चाह रहा है? In such a case the name of the member appearing first as a considered to be the main member for the purpose of sending notices they all shall be treated as single member। इसमें क्या कहना चाह रहा है? वैसे तो ये बोल रहा है कि 2 से ज्यादा लोग होंगे तो उनको ज्वाइंट मेंबरशिप बोल दो, ठीक है। लेकिन जब नोटिस पर्पज ऑफ नोटिस और डिविडेंड भेजने की बात हुई तो उसको बोलता है ऑल शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर, और फर्स्ट मेंबर को मेन मेंबर बोल रहे हैं। चलो इतना याद रख लेना। चलो, हु कैन बी मेंबर ऑफ ए कंपनी। अब ये तो हुआ कि हाउ, ऊपर तो था हाउ और नीचे था हु, कौन मेंबर हो सकता है, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वो मेंबर्स होता है, एवरी पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। माइनर, अब देखो यहाँ पे माइनर और अनसाउंड माइंड के लिए क्या बोला हुआ, उसने कहा सच पर्सन कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। अब माइनर देयरफॉर कैन नॉट अप्लाई फॉर इस मेंबर ऑफ द कंपनी। हाउएवर, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, हाउएवर if a minor has by mistake been recorded as a member of the company and the minor have a right to rescind the transaction and remove the name from the means। पुराने वाले जो 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 उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, उनको वो क्या करेगा, रिसाइंड करेगा, ठीक है। और रिसाइंड का मतलब होता है रद्द कर देना, रिजाइन होता है ना जैसे, उसी तरह से है रिसाइंड, ठीक है। तो वो उनको क्या कर सकता है, कैंसिल मान सकता है, ठीक है, और अपना नाम मेंबरशिप से हटा लेगा। हाउएवर, फिर हाउएवर आ गया, मेंबर बीन अलॉटेड शेयर्स हिज नेम इन एंटिटी रजिस्टर मेंबर ही इनकर्स नो लायबिलिटी ड्यूरिंग माइनॉरिटी। मींस फिर भी उसको शेयर दे दिया और मेंबर बना लिया तो उसको लायबिलिटी नहीं आप वो कर पाओगे, जैसा हमने पहले भी पढ़ लिया था। कंपनी एज ए मेंबर, company is a legal person, it can become a member of another, means A company और B company, ठीक है। B कंपनी के पास इस कंपनी के 50 शेयर हैं, तो B कंपनी इस कंपनी के मेंबरों में से एक हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म वो भी लेकिन क्योंकि वो लीगल पर्सन नहीं है इसलिए वो बाई कर ही नहीं सकती शेयर, ठीक है। शेयर हैव टू बाइट ओनली द नेम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर, ले सकते हैं तो वो मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन होल्ड, ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं ये भी, पर उसे कंप्लाई करना पड़ेगा फीमा की गाइडलाइंस की। तो एनआरआई कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ ए कंपनी विदाउट कंप्लाइंग, ठीक है। and the regulation made there under that inter alia stipulate that permission of the RBI। तो यहाँ पर ये बोला हुआ अगर उसको परमिशन है, परमिशन मिल गई तो वो बन सकता है मेंबर। फिक्सिशियस पर्सन मेक ए फिक्सिशियस नेम ऑफ एन एप्लीकेशन टू ए कंपनी फॉर एक्वायरिंग सब्सक्रिप्शन देयर, otherwise include the company to allot or register any transfer share shall be punishable for imprisonment with a term। और किसी ने फिक्सिशियस बंदे ने शेयर ले लिए तो उसको 5 साल की क्या हो जाएगी, सजा हो सकती है, ठीक है। सीसेशन ऑफ मेंबरशिप इन ए कंपनी, आपकी मेंबरशिप कब खत्म हो सकती है, तो उसने कहा आपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, आपने शेयर खत्म कर दिए, फोरफिट कर दिए, छोड़ दिए, और आर सोल्ड परसुएंट टू डिक्री ऑफ कोर्ट, कोर्ट की डिक्री के कारण आपने शेयर अपने सोल्ड कर दिए, मेंबर ने सरेंडर कर दिया अपने शेयर, ठीक है, और कंपनी ने परमिट कर दिया, और उसने रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक द शेयर,
उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि मैं अब वो नहीं करूँगा। ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंट इन द प्रोस्पेक्टस, उसने कहा आपकी कंपनी ने ये बोला था लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए मेरे शेयर रखो और मेरा पैसा वापस कर दो। इफ ए मेंबर इज एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, डेथ है, तो इंसॉल्वेंट में बोला हुआ इसने शेयर्स एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट वेस्ट इन द, तो वो उसकी प्रॉपर्टी ना होके किसी और की हो जाती है। ऑन द डेथ ऑफ ए मेंबर, estate of the deceased member remains liable until the share are registered in the name of the legal representative. मीन्स उसने बोला हुआ है कि जो डिसीज मेंबर का स्टेट है उसके बाद के जो लोग हैं वो उसके मेंबर हो जाते हैं, फिर रिमेन्स लाइबल अंटिल शेयर आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके नाम ट्रांसफर होने तक उसकी जो लाइबिलिटी है बनी रहती है। इफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड, मतलब रिडीमेबल थे, कुछ समय बाद उसने पैसा लेके वापस ले लिया, पैसा ले लिया और शेयर वापस कर दिया। द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, कंपनी बंद हो गई। इन सच ए केस मेंबर रिमेन्स लायबल टू द कंट्रीब्यूटर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर द सरप्लस एसेट। रजिस्टर ऑफ द मेंबर, अब ये कहाँ पर होता है? कंपनी एक्ट में कंपनी को रखना पड़ता है जिसमें नाम, पता और उसका व्यवसाय लिखा होता है। और कंपनी की शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर दो बातें हुई कि बिना शेयर कैपिटल के भी और शेयर कैपिटल के भी। शेयर हेल्ड बाय ईच मेंबर उसके आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाय इट्स नंबर एक्सेप्ट वेयर सच शेयर आर हेल्ड विद द डिपॉजिटरी। अगर कंपनी के पास रिकॉर्ड है शेयर का तो वहां रखेगी, नहीं तो कहाँ रखेगी? डिपॉजिटरी पे। द डेट एट विच ईच पर्सन वाज एंटर इन द रजिस्टर एज ए मेंबर, तो जिस डेट में पर्सन ने उस रजिस्टर में एंटर किया, एंड द डेट एट विच एनी पर्सन सीज टू बी मेंबर, और कोई ऐसी डेट जहां पर उसको इस पावर के लिए मना किया गया। अ कंपनी में आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 7 days प्रीवियस नोटिस, इंपॉर्टेंट बात है, न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग द डिस्ट्रिक्ट in which registered office of the company is situated, close the register member, the registered debenture holder of any period not exceeding in the aggregate 45 days in each year, but not exceeding 30 days at any time. Close the register of members or register of debenture holder for any period not exceeding in the aggregate 45 days in each year, but not exceeding 30 days at any one time. ये बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं हो रहा है, किसी को तो क्लियर वो हो रहा तो 7 डे बताओ। वाला 7 डे वाला वही तो कह रहा हूँ। The company may, after giving not less than 7 day previous notice by advertisement in some newspaper, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कंपनी है, क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर फॉर एनी पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग द एग्रीगेट। अच्छा, ये कुछ ऐसा कह रहा है कि अगले 45 डेज तक वो क्या कर सकती है? अपना रजिस्टर बंद रख सकती है, लेकिन एक बार में 30 दिन से ज्यादा नहीं करेगी, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। प्लेस ऑफ कीपिंग इंस्पेक्शन, और ये रजिस्टर रखेगी कहाँ? ऊपर तो बोला रजिस्टर बनाएगी, तो उसने बोला कि जहां पर उसका वो रजिस्टर्ड है, इट में बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन, विलेज इन विच रजिस्टर, जहां उसका रजिस्टर ऑफिस है उसी क्योंकि बार बार प्लेस बदलेगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी ना, आरओसी को बताना पड़ेगा। सच अदर प्लेस हैव बीन अप्रूव्ड फॉर पर्पस ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, और किसी और रिजोल्यूशन में कोई प्लेस बताया। रजिस्ट्रार कंपनी हैव बीन गिवन इन एडवांस कॉपी टू प्रपोज, और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी उसके आरओसी को देनी पड़ेगी। द रजिस्टर्स आर टू बी ओपन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, इंस्पेक्शन एनी मेंबर डिबेंचर होल्डर विदाउट फी, एनी अदर मेंबर हैज टू पे फी, और किसी और को देखना होगा तो उसे फीस देनी पड़ेगी। राइट एंड ड्यूटी, भाई अगर आप मेंबर बना लोगे तो मेंबर पे, अब वो बोल रहा ड्यूटी क्या होती है उसकी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। किसके लिए? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। द मेंबर इज लाइबल इन फुल फॉर ऑल डेट्स ऑफ द कंपनी
कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स मेंबरशिप। कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, अगर कोई लिमिटेड बाई गारंटी है तो उसने जितना कंट्रीब्यूट किया होगा और member is liable to contribute sum of money agreed and specified in the liability, जितना उसने एमओए में एक्सेप्ट किया होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, member is liable to pay full nominal value of the shares and liability of the member and share. However, if the member has paid only part of the amount, his liability is limited to the unpaid amount of the share in respect of which he is a member. Means जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए लिमिटेड है, ओनली पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर, देन if the member has paid only the part, his liability is limited to the unpaid amount of the shares in respect of which member, कि जो अनपेड अमाउंट है और पेड अमाउंट दोनों को मिला, मतलब अनपेड अमाउंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। राइट्स क्या है मेंबर के? स्टैट्यूटरी राइट, यानी जो कानून ने दिए हुए हैं। कानून ने क्या दिए हुए हैं? राइट टू हैव न्यू शेयर, नया शेयर आएगा तो उसको मिलेगा, मीटिंग का नोटिस मिलेगा, ट्रांसफर शेयर्स मिलेंगे, रिसीव कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट की कॉपी मिलेगी। जो आप जब भी शेयर किसी कंपनी के लेते हो तो एनुअल बुकलेट नहीं आती है, वो बुकलेट में सब डिटेल होती है। टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न सब मिलेगा। टू अप्लाई द CLB, CLB का मतलब है कंपनी लॉ बोर्ड, कॉल एनुअल जनरल मीटिंग इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू कॉल सच मीटिंग। तो वो अगर वो AGM नहीं हो रही है तो वो मेंबर जा करके कंपनी लॉ बोर्ड में मीटिंग को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। टू कन्वीन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाना हो, अपॉइंट द डायरेक्टर एंड ऑडिटर, टू अप्रोच द CLB टू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब CLB कंपनी लॉ बोर्ड में जाके शिकायत करना। टू फाइल ए पिटीशन, हाई कोर्ट में पिटीशन कर सकता है कि भैया इस कंपनी को बंद कर दो, सही काम नहीं। स्टैट्यूटरी राइट है। डॉक्यूमेंट्री राइट है, these rights are conferred upon the members of the MOA और AOA में जो भी उसे राइट दिए हुए। प्रोप्राइटरी राइट क्या है? उसने कहा कि टू रजिस्टर मेंबर सब्जेक्ट टू ए वैलिड मेंबरशिप ऑब्टेन बाय ट्रांसफर, मतलब जितने उसके पास शेयर्स होंगे। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी डेट, तो यहाँ पर कंपनी के बारे में बुलाता है कि कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती जब तक कि कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी की ना। टू रिसीव डिविडेंड मिल सकता है उसको, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन केस, जब कंपनी बंद होगी तो जो उसके हिस्से में आएगा वो चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? एक ये लास्ट में पॉइंट है, अ माइनर कैन बी मेंबर प्राइवेट कंपनी बट नॉट लिमिटेड कंपनी, नहीं, वो मेंबर नहीं हो सकता। अ मेंबर कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, कर सकता है। ठीक है, चलो हम लोग अगली क्लास में 9:30 पे मिलेंगे। आप लोग जिनसे खाना मांग रहे थे मांग लो। ठीक है, समझ रहे हैं ना?